नमस्कार। बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है, वेलकम है। आज हम आपको लेके जाते हैं एक अलग सी कहानियों की दुनिया में। अलग सी कहानियां इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि ये कविता में कहानियां हैं या कहानियों में कविताएं हैं, ये समझना थोड़ा सा बड़ी बात है। उस उतना समझने के लिए आप उन्हें पढ़िए और उन्हें फील कीजिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम आपको लेके चलते हैं केरल की अनामिका अनु जी के पास। अनामिका अनु जी के बारे में ज्यादा बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि वो पढ़ने के लिए ज्यादा सूटेबल हैं। उनका लेखन जो है इस तरह का है। तो पहले तो मैं अनामिका जी का स्वागत कर लूं। अनामिका जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद पॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए। वेलकम है। थैंक नमस्कार। यू। अनामिका जी के परिचय में ऐसे दूं कि अनामिका जी मुजफ्फरपुर से अपनी शुरुआत करती हैं और फिर वो केरल तक पहुंचती हैं, और उनका लेखन जो है वो केरल में परवान चढ़ना शुरू हो रहा है। और शायद परिवेश का ज्यादा अच्छा असर है या क्या है, ये समझते हैं हम बातचीत करते हुए। इनकी कई भाषाओं में कृतियों का अनुवाद हो चुका है, और जैसा कि मुझे बातचीत से पता चला कि ये इन पर कथा और अन्य कहानियां, यह इनका छठा पुस्तक स्वरूप में लेखन का अवतरण है। तो अनामिका जी, हम सवाल शुरू करने जा रहे हैं, और मेरा पहला सवाल रहेगा कि कहानियों की दुनिया में आना कैसे हुआ और अब तक का अनुभव कैसा रहा आपका? मैं कविताएं लिख रही थी और कविताओं में आप कम शब्दों में अधिक बातें कह पाते हैं। और हम्म। कभी कभी आपके पास बहुत से दृश्य होते हैं जो जुड़कर एक कहानी का रूप अख्तियार कर चुके होते हैं आपके भीतर, और आपको वो कहनी होती है। तो मेरे दृश्यों में कविताएं थी और ये दृश्य जुड़कर एक कहानी की तरह दिखने वाली कोई चीज थी। मैं नहीं कहूंगी कि ये एकदम मुकम्मल कहानियां हैं या जो कहानी के ढांचे हैं उसको सेटिस्फाइड करती है, लेकिन वो एक बात कहती है, एक कहानी जरूर कहती है। हर दृश्य एक कहानी कहता है। और जब इन दृश्यों को मैंने जोड़ा तो एक ऐसी कहानी आई जिनमें कई दृश्य थे और कई बातें थी। तो इस तरह से कहानियां जी। लिखना मैंने शुरू किया। वाह। मैं जानना चाहूंगी कि येनपक कथा में से आपकी प्रिय कहानी कौन सी है और क्यों? पहले तो मैं बताऊं, मेरी अपनी रचनाओं से बड़ी विरक्ति रही है। और चाहे वो कविताएं ही क्यों ना हो और कहानियां जी। क्यों ना हो, जब तक जी। मैं लिखती हूँ मैं इश्क में होती हूँ। और लिखने के बाद मेरा ब्रेकअप हो जाता है और खराब वाला ब्रेकअप होता है। तो मैं अपनी कहानी कविताओं को बुरी ही मानती हूँ, अच्छी नहीं। लेकिन बुरी चीजों में भी कुछ चीजें होती हैं जो जिससे आप बहुत रिलेट कर चुके होते हैं और इसलिए आपने लिखी होती है। तो इसमें एक कहानी है, दृगा लिखती है। वो कहानी मैं उसको खुद से बहुत रिलेट करती हूँ और मेरे जैसी लिखने वाली हर स्त्री से बहुत रिलेट करके मैंने लिखा है। तो ये जी। मेरा खुद को महसूसना था और मेरी जैसी जितनी स्त्रियां थी उनको महसूसना था। तो वो कहानी मुझे बहुत पसंद। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें क्योंकि मुझे पता है कि आप अध्ययन अध्यापन काफी करती रहती हैं, आपकी एक लंबी चौड़ी लाइब्रेरी भी है जहां तक मैं इमेजिन कर पाती हूँ। तो बाकी रचनाकारों में कोई ऐसे रचनाकार हैं जो आपको बहुत प्रेरित करते हैं, जिनकी रचनाएं और कहानियां खास तौर से पढ़ना आपको पसंद है? मैं फनीश्वर नाथ रेणु और वैकम मोहम्मद जी। बशीर को पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, इनके उपन्यासों को और हम्म। इनके लिखे को और इनके कहने को। कहानियों जिस तरह से अपनी कहानियां कहते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। वैकम हम्म। मोहम्मद बशीर का पूरा जीवन ही एक बहुत विलक्षण उपन्यास है। और फनीश्वर नाथ रेणु ने अपने समय को जिस तरह से लिखा है, उसकी राजनीतिक आवृत्तियों को, उस समय के मनुष्य को, उनके संवादों को, हम्म। उनके जीवन को। तो इस वक्त भी अगर जब हम उनकी रचनाओं से गुजरते हैं तो उस समय को हम सामने पाते हैं और आज के समय के साथ उसको तुलनात्मक रूप में देखना और समझना बड़ा दिलचस्प है। तो मुझे ये दोनों रचनाकार बहुत पसंद है। ओके। अच्छा, आप किन किन भाषाओं में पढ़ती हैं और लेखन किन भाषाओं में करना पसंद करती हैं?
देखिए, मुझे ना शुरू से पॉलीग्लॉट्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो विभिन्न भाषाओं को जानते हैं। लेकिन मेरी भाषा की समझ बहुत बहुत कम है। मुझे लगता जी है कि मैंने भाषा की समझ क्या कहूँ, मैं भाषा सीखने में बहुत धीमी रही हूँ अपने पूरे जीवन काल में। जी। मुझे भाषाओं को सीखने में और उस भाषा में कुछ कहने में बड़ी तकलीफ रही है। तो एक भाषा है जिसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि जिसमें मैं लिख और बोल अच्छे से पाती हूँ, वो हिंदी है। बाकी की अंग्रेजी में या मलयालम में मैं पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ, जी शायद कह जी। भी देती हूँ। लेकिन हम्म। हमेशा कोई एक भाषा जो होती है वो रिबर्थ ऑफ योर टंग होती है। आप उस भाषा को तभी क्लेम करें जब आपकी जीवा ने पुनर्जन्म पाया हो। तो मैं किसी भाषा को क्लेम नहीं करती, हिंदी को भी नहीं। अच्छा, क्या बात है। आप डिटैचमेंट की थ्योरी पे ज्यादा विश्वास रखती हैं शायद। हाँ, मैं हर चीज जो मेरे पास है ना, तो मुझे लगता है कि वो इससे खूबसूरत तरह से हो सकती थी और मैंने जतन कम किया। ये भाव मुझे किसी चीज को अपना कहने में या किसी चीज पर मैं कहूँ कि मेरा इस पे बड़ा अधिकार है, ये कहने में जी मुझे जी। कहने से मुझे रोकता है। जैसे मैं हिंदी में लिख रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि मेरा इस हम्म भाषा पर अधिकार है, इसके साहित्य पर अधिकार है, इसके हम्म इतिहास को मैं जानती हूँ या सब हम्म कुछ। मैं एक यात्रा में होती हूँ और बहुत ईमानदार यात्रा में हम्म होती हूँ, जिनमें मैं ढेर सारी हम्म। किताबें पढ़ती हूँ, लेकिन मैं ये क्लेम नहीं करती। ओके। अच्छा, विधाएं जो लेखन कौशल की होती हैं, तो वो सहजता से जुड़ी होती हैं या उन्हें विकसित भी किया जा सकता है? विकसित किया जा सकता है। जब आप बहुत सी किताबें पढ़ते हैं इससे जुड़ी हुई, और बहुत हम्म से शोध जो इन बातों से जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं कि ये विकसित की जाती है। देयर वेल डेवलप्ड टेक्निक्स है जिसके हम्म। द्वारा, जिसके अभ्यास से आप भाषा को बरत सकते हैं, जी। भाषा का व्याकरण बरत सकते हैं, तरह हम्म तरह के साहित्य को पढ़कर उसे लिखने की तमीज सीख सकते हैं। लेकिन मेरे संदर्भ में मैं जो कुछ भी लिख पाती हूँ, तो मुझे लगता है ये प्रकृति प्रदत्त ही है, या मुझसे प्रकृति या एक सहजता, ये खुद लिख, मेरे भीतर से वो चीजें आती हैं और उसको मैं जी लिखती जी। हूँ। तो मैं अपनी अपनी तरह अपने लिए ये नहीं कह सकती कि मुझे लगता है जो है वो नैसर्गिक है। ये सीख कर मुझसे शायद कुछ भी नहीं हो। शायद आप आगे चाहें कि कुछ विकसित करें, तो हम उसको देखेंगे। अच्छा, वापस येनपक कथा पर आते हैं। इस कथा के संदर्भ में कुछ विस्तार से बताएं प्लीज। यिनपक कथा मेरे स्वप्न की कथा है, और जो मैं ये कह रही हूँ तो ये सच बात है। मैंने हम्म एक महीने बारिश का के मौसम में उस वर्ष मैंने बहुत से दृश्य सपनों में देखे। तो हर लेखक कवि जैसे अपने पास एक डायरी रखता है या एक कलम हम्म रखता है कि स्वप्न में कोई पंक्ति आई तो उसको उठ के हम्म लिख लेते हैं हम नींद तोड़ करके, अब सुबह देखा जाएगा। हम्म तो मैंने भी उन दृश्यों को लिखा, जब मेरी नींद, जब मुझे दृश्य आए तो मैंने उनको लिखा। तो ऐसे चार पांच दृश्य, पांच सात दृश्य, 10 दृश्य थे। जब मैंने उनको जोड़ा तो वो एक मुकम्मल कहानी सी लगी मुझको। तो ये मेरे स्वप्न से आई कहानी है, और इसको मैंने उसी क्या तरह, बात है। जैसे जैसे स्वप्न में दृश्य आए मैंने उस तरह से लिख दिया। तो ये कुछ कुछ एक तरह के क्राफ्ट में चला गया है। ये आपको कब रियलाइज हुआ कि ये तो कुछ बन गया? हाँ, मैंने कहा ना कि मेरे पास दृश्य होते हैं और मेरे भीतर जी। होते हैं वो दृश्य, और मैं उन हम्म दृश्यों को लिखती हूँ और सिलसिलेवार लिखती जाती हूँ। तो मुझे लगता है ये कोई कहानी कह रही है। तो मेरी हम्म। मेरी इनमें जितनी कहानियां हैं, ज्यादातर वैसी ही हैं। और एक जीवन जो हम जी कर आते हैं, या एक जीवन जो हम जीना चाहते हैं, हम्म। उनके बीच जो खींचातानी चलती रहती है ना, उसके बीच में हम शब्द लाकर खड़ा करते हैं, एक समझौता करवाते हैं कि चलो ये राह पकड़ो, और वो एक कहानी बन जाती है। क्या बात है। जो ये समझौता करवाते हैं, इसमें आजकल का जो इंस्टेंट या त्वरित तरीका है, उसमें ठहराव के साथ सामग्री देना, लिखना, कंटेंट डेवलप करना और उसे पढ़ पाना, ये कितना चुनौतीपूर्ण लगता है? अ, देखिए, ठहराव तो होना चाहिए। इसीलिए। आप चंचल हैं, हम्म आप एकाग्र नहीं रह पाते हैं, आप जीवन को बहुत तनाव के साथ लेते हैं,
आप में एंजाइटी बहुत है, लेकिन जब आप लिखने जाते हैं, जब आप शब्द के पास पहुंचते हैं, वो सारी चीजें ले लेता है। आप हम्म। ठहरते हैं, गहराते हैं, एक एक पंक्ति, एक एक शब्द, हम्म। आपकी रूह में जो ठहराव है, हर किसी में जो होती है, इसकी आत्मा की ठहराव होती है, हम्म। उससे निकलता है। दूसरा प्रश्न है कि पढ़वा लेना। तो मेरा पूरा जीवन है जो 20 वर्षों का केरल में बीता है, तो बहुत कम हिंदी बोलने के, बस बहुत देर तक हिंदी बोलने के अवसर मुझे मिले हैं, क्योंकि मैं ये मलयालम का समाज है और मेरे मित्र मलयालम और अंग्रेजी का इस्तेमाल ज्यादा जी। करते हैं। जी। तो यहाँ कोई मेरी रचना पढ़ नहीं पाएगा, और मेरे हिंदी के क्षेत्र में मेरे कोई ऐसे मित्र नहीं जिनको मैं भेजूं रचना और वो पढ़कर मुझे रिस्पॉन्स दे। तो मैं ही पढ़ लिखती हूँ, मैं ही पढ़ती हूँ, मैं ही एडिट करती हूँ और चीजों को सीधे एडिटर्स या प्रकाशक के पास भेजती हूँ। तो कभी कभी मोनोटोनी हो जाती है। जब प्रकाशित होंगी तो पता चलेंगी, यहाँ यहाँ कुछ रह गई। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रही थी, तो उसमें कह रहे थे कि किसी रचना, कोई किताब अगर आती है और उसमें हम्म। कुछ भी वर्तनी का या अनुस्वार का कुछ भी उसमें त्रुटि नहीं है, इसका मतलब है कि उस किताब पर बहुत पैसे खर्च किए गए हैं। तो ये कोई अच्छा। अच्छी बात नहीं है। तो ओहो। मनुष्य जैसे त्रुटियों के साथ आता है, किताब में थोड़ी बहुत हाँ। रहनी चाहिए। और जो हाँ। आपको हतोत्साहित करने वाले लोग हैं, उनके पास हथियार होना चाहिए आपको घेरने के। हो जाती है। लेकिन जो मेरा इसमें सवाल दूसरा एक निकल के आ रहा है कि पढ़वाना, अगर पढ़वाना जो है बिफोर द प्रेस, बिफोर प्रिंटिंग पब्लिशिंग है, लेकिन पढ़वाना जब पाठकों तक जाता है, जब पाठक इतना दौड़ भाग कर रहे हैं, जब वो ठहराव नहीं है, थिरे हुए नहीं है, उन पाठकों तक एक बहुत गंभीर सा लेखन या बहुत अच्छा लेखन है, लेकिन आपको रुकना है उसको समझने के लिए, वो वो कैसा लगता है? क्या ये चुनौतीपूर्ण नहीं है? बहुत चुनौतीपूर्ण है। हम विजुअल चीजों के एडिक्ट लोग होते जा रहे हैं, जो कभी बिल्कुल। कभी ऑडियो पर ठहरते हैं, लेकिन कभी हम्म। किताबें और पन्ने उलटना हमारे लिए अब संघर्ष हो गया। हमारे हाँ। लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो उनको उस ठहराव तक या उस उनको रोक लेने के लिए आपको एक्सलेंट लिखना होगा, हर किसी को इतना सुंदर लिखना होगा कि जो उसके सामने जो विजुअल है या उनके सामने जो ऑडियो है, उनसे ऑडियो, उन चीजों से वो हम्म। बेहतर उसमें कुछ पाले, एक जीवन पाले, एक ठहराव पाले, एक सुख पाले, एक राहत पाले। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए बहुत अच्छा लिखना होगा, बहुत अच्छा लिखना होगा। और लेखक कवियों को जी जान लगा देनी होगी जीवन को समझने हम्म। के लिए। और हम्म। उसके बाद जीवन को समझकर वो कितना सच सच हिम्मत के साथ लिख पाते हैं, और कितनी हम्म। सुंदर तरीके से लिख पाते हैं, और कितने हम्म। कम शब्दों में लिख पाते हैं, क्योंकि बच्चों में पेशेंस नहीं है बड़ी हम्म। चीजें पढ़ पाने का, बड़ी रचना को आकार में बड़ी रचना को पढ़ पाने का। एक और चीज है कि जो शब्द हैं, अगर शब्दों का जादू अगर आपको बांध नहीं रहा है, तो दृश्य खींच ले जाते हैं हमारे पाठकों को। हाँ, दृश्य खींच लिए जाते हैं। लेकिन देखिए, जो लिखी हुई चीजें होती है ना, वो आपकी कल्पना को नई उड़ान देती है। हाँ अगर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो आपको एक अवसर देती है कि एक स्त्री आई और उसने साड़ी पहन रखी थी। ये एक पंक्ति अगर किसी कागज पर लिखी है, तो आप अनेक तरह से इसको सोच सकते हैं कि वो उस हम्म। स्त्री ने लाल रंग की साड़ी पहनी होगी, उस स्त्री के साड़ी पर पोल्का डॉट्स होंगे, वो सिंथेटिक की होगी, उसने आगे हम्म। पल्लू डाला होगा, उसने पीछे पल्लू डाला होगा, वो कम उम्र की होगी, वो अधिक उम्र की होगी, वो छरहरी होगी, वो सांवली होगी, वो उसने काजल लगाया होगा, थोड़ा गजरा भी होगा। मतलब आप कल्पना में कई तरह की चीजें उसके लिए सोच सकते हैं। लेकिन अगर एक स्त्री विजुअल में आ रही है, एक सिनेमा में या एक वीडियो में, वो आई और गई, तो आपने देख लिया कि हरे रंग की साड़ी पहनी थी, उस पे पोल्का डॉट था, उसने गजरा नहीं लगाया था। तो आपके इमेजिन करने के जो ऑप्शंस थे, जो वो विकल्प वहां थे, रुक जो गए। उसका डायमेंशन था, उसको आपने हम्म। स्पॉइल कर दिया। तो हम्म। लिखना और लिखे को पढ़ना, दोनों एक बहुत सी दुनिया में एक बार उड़ना है। बहुत खूबसूरत चीज है। खूबसूरती से ही मुझे एक चीज बहुत टाइम से मुझे पूछने का मन कर रहा था आपसे कि जी। परिवेश का क्या असर होता है लेखन में और रचनाशीलता में। और दूसरा सवाल का हिस्सा है कि जो नए लोग आ रहे हैं,
बड़े शहरों के छोटे मकानों से आ रहे हैं या सीमित संसाधनों के साथ आ रहे हैं, तो वो परिवेश से जो मुझे मिल सकता है उनको, अगर वो नहीं मिल पा रहा है उस तरह से, तो कैसे वो उस चीज को कल्टीवेट कर सकते हैं? देखिए, बंद कमरों का अपना अंक गणित होता है। जी। बंद कमरों की अपनी घुटन होती है, और खुले का अपना जीवन होता है, उसके अपने संघर्ष हम्म। होते हैं। हम्म। एक व्यक्ति को छोटे से कमरे में लंबे समय तक बंद रखे, वह जो लिखेगा, और एक आदमी जो पूरी दुनिया भटक रहा है, वह जो लिखेगा, और दोनों के हम्म। लिखे का फर्क आप समझ सकते हैं, और दोनों अच्छा लिख जी। सकते हैं। जी। बहुत से ऐसे लेखक कवि हैं जिनके पॉकेट में पैसे नहीं है, और गृहस्थी से इतना समय नहीं है, या उत्तरदायित्व उन पर इतने हैं कि वो भटक नहीं सकते, वो घूम नहीं सकते, वो अच्छी जगहों को देख नहीं सकते, या तरह तरह की जगहों को नहीं देख सकते, वो जी। भी मुकम्मल लिखेंगे। और जो देख या घूम कर आएंगे, भटक कर आएंगे, सब कुछ करके आएंगे, वो भी अच्छा लिखेंगे। ये दोनों बातें हुई। दूसरा हुआ परिवेश। जी। परिवेश, मैं हमेशा कहती हूँ, बायोटिक फैक्टर्स, और ये दोनों एक साथ चलने वाली चीज है। ये भी है, पानी में शहद, शहद में पानी वाला मसला है, वो साथ चलता है। तो जब आप कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें वो इसी तरह से आना चाहिए। नहीं आ पाता है, ये हमारी लेखकीय विफलता है, मगर हम्म। वो साथ ही चलेंगी और उसका प्रभाव रहेगा। आपने जो दुनिया देखी, आपने जो दुख सहा, आपने जो पत्ते हम्म। देखे, आपने जो फूल देखा, आपने जो तितलियों का बनना देखा, आपने जो मिट्टी का उखड़ना देखा, मिट्टी को गीला होते हुए देखा, आपने लहरों को उछलते देखा, आपने नदियों को थमते देखा, आप जो व्यक्तियों से मिले, जिस तरह के व्यक्तियों से मिले, आपने हम्म। इश्क किया, आप लड़े झगड़े, सब कुछ आपके लेखन में आता है। आप किसी एक चीज को अलग नहीं कर सकते। क्या बात कह दी आपने। मेरा क्योंकि था कि जैसे नए स्टूडेंट्स या नए लोग जो आ रहे हैं, बहुत भागती दौड़ती दुनिया से आ रहे हैं, अपने गांव शहर छोड़ के बड़े शहरों में आ रहे हैं, वहां के कल्चर, वहां की संस्कृति के साथ अपने को तारतम्य में बैठाते जा रहे हैं, लेकिन अगर वो लिखना चाहें तो कैसे लिखें? मैं तो हमेशा कहती हूँ, 3 चीजें करनी होंगी। पहला हम्म। तो आपको, जिस भाषा में आप लिख रहे हैं, उस भाषा में आपको कहने की कोशिश करनी होगी अपनी चीजों को, और हम्म। बार बार कहने की कोशिश करनी होगी। चाहे शब्द हम्म। थोड़े आपके पास हो या ज्यादा, वो समय के साथ बढ़ेंगे। कहना होगा, हम्म। कहना भी एक साहस है। अपनी भाषा में किसी बात को कह देना या लिख देना, हम्म। वो साहस लगेगा, वो शुरुआत होगी। दूसरा, हम्म। आप इश्क जरूर करें। इफ यू आर अ राइटर, और अगर आप लिखना चाहते हैं, चाहे कविताएं लिखना चाहते हैं, कहानियां लिखना चाहते हैं, आप खूब सारा प्रेम करें। बहुत उसके फायदे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, आप दुनिया घूम लोगे, आप दुनिया भर के दृश्यों को समेट लोगे, आप अच्छी अच्छी जगहों पर चले जाओगे, अच्छे अच्छे लोगों से मिल लोगे, दुनिया की सबसे अच्छी लाइब्रेरीज में जाकर सबसे अच्छी किताबें पढ़ लोगे। लेकिन अगर आपने इश्क नहीं किया, अगर आपने प्रेम नहीं किया, कविता कहानी में आँच नहीं है, वो बिना आँच के भोजन पकने जैसा होगा। तो खूब सारा प्रेम करें। और तीसरी बात ये कि जीवन में जो भी हो, एक छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, उसको तरह तरह से सोचे, समझे, हम्म। हम्म। और संवेदनशील बने आप। चीज, जो दृश्य आपके सामने से गुजर रहा है, जो समय आपके साथ गुजर रहा है, उस समय को भी बड़ी संवेदनशील दृष्टि से आप देखें। आप संवेदनशील होकर भी लिखें, और कभी कभी भावुक होकर भी लिखें। क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं कि भावुकता अच्छी चीज नहीं है, और संवेदनशीलता अच्छी चीज है। ये सही बात है, ये आपको रैशनल बनाती है। संवेदनशील व्यक्ति रैशनल होगा, भावुक व्यक्ति शायद कभी गलत निर्णय भी लेगा। लेकिन लेखन में आप हम्म। भावुकता भी आजमा सकते हैं, और संवेदनशीलता भी आजमा सकते हैं। सिर्फ लेखन वो आपको आजादी देता है। तो क्या बात लेखन है। में दोनों का मतलब इस्तेमाल अपने आप को होगा। भावनाओं और संवेदनाओं की प्रयोगशाला बनाइए, और भावनाओं के उस ज्वार में खुद को पका करके तब आप लेखन में शब्द लेके आइए, तो आप कहीं कुछ लिख पाएंगे। जी। क्या बात है। जी। तो हमारे पॉडकास्ट का एक बड़ा जरूरी विषय होता है पायरेसी। आपकी राय में आपका क्या इससे सामना हुआ है, और आपकी राय क्या है इस बारे में? देखिए, लेखक जब लिखता है, तो जिस माध्यम से
उसकी रचनाएं आती हैं, चाहे वो हम्म। एक पब्लिशर हो या एक संपादक के थ्रू, वो एक रास्ता होता है जिसको हम हम्म। लीगल कहते हैं कि इस रास्ते से वो गई। और कभी कभी कोई कुछ चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं और लोगों को लगता है कि ये इस रास्ते से लेने में वो चीजें महंगी पड़ेंगी, तो हम दूसरे रास्ते से उन चीजों को हम भी देख लें, हम भी हम्म। पा लें। लेकिन यहाँ तक जब पाठक इस तरह की चीजें करता है तो वो कहीं कहीं, या दर्शक करता है सिनेमा में, तो कभी कभी लगता है कि ये एक शायद क्षमा कर देने वाला एक अपराध है। लेकिन अगर आपकी मौलिक रचना को कोई समझदार आदमी उससे लेकर दूसरी चीजें आसपास की बनाता है, या सिनेमा से लेकर या आइडियाज से लेकर, बिना जताए बिना बताए कि मैं इससे इंस्पायर हूँ और इतना इंस्पायर हूँ, तो ये इथिकल नहीं है। और इथिकल तो उसको भी नहीं कहेंगे एक तरह से, क्योंकि एक प्रक्रिया जो होती है उसमें मनुष्य को होना ही चाहिए जीवन में भी। और जो हम जीवन के उत्पाद हैं या जो हम क्रिएट करते हैं उसमें आप आपकी आजादी वहीं तक है जहां तक दूसरे की आजादी या दूसरे के जो फायदे या दूसरे का जो जीवन है, दूसरा का जो नफा नुकसान है, उस पर आपका इम्पैक्ट ना पड़े। तो डिसिप्लिन रहना और एक प्रक्रिया में रहना हमेशा फायदेमंद रहता। मैंने तो पूरी जिंदगी ये महसूस किया। अच्छा लगा आपसे बात करके। पायरेसी को लेकर के, और आपने एक और जिसका आयाम दिखाया जो कि बेसिकली प्रेरणा के नाम पर जो किया जाता है, आपने उसको भी इसमें लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इसका एक आयाम और जोड़ा इसके अंदर। यनपक कथा पे वापस आते हैं। आप क्या यनपक कथा से कुछ दो चार लाइन पढ़ना चाहेंगे हमारे पाठकों के लिए? ये कथा से। हम्म। पहले एक बार हमें, हमारे दर्शकों को मैं दिखा दीजिए। ये है मेरी किताब यनपक कथा, और आप मेरे संपादक एडिटर से मिल रहे हैं। और ये जो मेरी एडिटर है, ये मेरी आईना है, और ये मुझे बताती रहती हैं और बड़ी बड़ी हिम्मत के साथ बताती रहती हैं कि कहाँ चीजें बिखर रही हैं, कहाँ चीजें संवर रही हैं। तो ये मुझे और ये संवार किताब रही आई हैं और है इन्हीं के मंजिल संपादन में प्रकाशन ये से। किताब आई है, चीजें आई हैं। और इनके आदेश पे मैं पढ़ रही हूँ यनपक कथा की कुछ पंक्तियां। वैरागी कैसा? उसे हर स्त्री से प्रेम था। हर स्त्री उससे छांव मोलना हर स्त्री को उससे छांव मोलना पसंद था। हर स्त्री को उसके नाम की उलाहना सुनना पसंद था। हर स्त्री बारिश के आने से पहले उससे मिलना चाहती थी। हर स्त्री पिछली बारिश में अब तक के किस्से उसे सुनाना चाहती थी और अपने जन्मे शिशु को उसे दिखाना चाहती थी। वह हर बार एक ही स्त्री को प्रस्तर के खिलौने देता। वह उस मौसम की माँ होती जो अगले वर्ष इस मौसम के फिर से आने के ठीक पहले तक लोरियां गाकर रात गुजारती। वह 60 वर्षों से हर साल बारिश से पहले आता। वह वृद्ध हो चुका है, मगर पहले से ज्यादा सुंदर और निश्चय। क्या बात है! थैंक यू, ये छोटा सा अंश हमारे लिए पढ़ने के लिए और बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे को अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच अनामिका नू। तो अभी आपने सुनी मेरी यनपक कथा और अन कहानियां की लेखक केरल की अनामिका अनु से मेरी जूम कॉल पर हुई एक बातचीत। आशा है आपको ये बातचीत पसंद आएगी और आप अपनी प्रतिक्रिया देने में हमें देर नहीं लगाएंगे। तो ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आशा है नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।